टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार MS टीम एजुकेशन में। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास 11th भौतिक विज्ञान लेसन स्टेट ऑफ मोशन में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को कवर किया था और आज का जो टॉपिक है व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लें, या आप टेलीग्राम से भी चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या MS टीम एजुकेशन टेलीग्राम पे आप ढूंढेंगे तो MS टीम एजुकेशन आपको वहां पर उपलब्ध है, जहां पर सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि स्पीड क्या है। स्पीड को हम लोग कवर करते हैं, चाल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग चाल को देखते हैं कि चाल किसे कहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में या निश्चित समय में, किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। दूरी ही चाल कहलाती है। हम लोगों ने क्या देखा कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी। प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं चाल को, तो चाल के लिए दूरी की बात करेंगे, लेकिन जब हम वेलोसिटी पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, तो वेग में इस दूरी के जगह पर विस्थापन का जिक्र करेंगे, याद रखिएगा। तो अब देखिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चाल बराबर दूरी और बटे में समय। दूरी बटे में समय। यदि समय को एकांक कर देंगे, एक कर देंगे, तो चाल दूरी के बराबर होगी जो एकांक समय में कवर करेगी। अब देखिए, इसके मात्रक को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा, दूरी लेंथ है और लेंथ का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। और नीचे समय है तो समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड, या इसी को हम लोग कहते हैं सेकंड हो गया। अगर इसका हम डायमेंशन लिखें, देखिए 11th में आप आ गए, तो अगर आपसे पूछे या ना पूछे, यूनिट और उसकी डायमेंशन जरूर ही लिखनी होगी। तो मीटर पर सेकंड और इसकी डायमेंशन बीमा कह दे तो मीटर के लिए चूंकि लेंथ है तो L और नीचे समय है तो इसका हो जाएगा T और ऊपर जाएगा तो LT-1। ठीक है, तो हम लोगों ने चाल को समझ लिया कि चाल किसे कहते हैं। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी ही उसकी चाल कहलाती है, और चाल बराबर दूरी बटा समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो फाइनली हम लोगों ने सूत्र प्राप्त कर लिया और इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशन भी हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। क्या हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड क्या है, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो देखिए, टाइप्स ऑफ स्पीड में चाल के प्रकार, चूंकि लोअर क्लासों में आप लोग पढ़े होंगे कि 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड कर लेंगे और इसको 2 वर्गों में बांटेंगे। कितने में, 2 वर्गों में। यानी जो आपकी स्पीड होती है, स्पीड कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, 2 वर्गों में इसको हम लोग बांटते हैं। पहला है जिसको कहते हैं एक समान। क्या कहते हैं इसको, एक समान चाल। क्या नाम देते हैं इसको, एक समान चाल, या इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म स्पीड। और दूसरा होता है असमान
चाल, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, असमान चाल, या इसी को कहते हैं असमान चाल, या इसी को एक और नाम देते हैं परिवर्ती चाल। क्या नाम देते हैं इसको, परिवर्ती चाल, असमान चाल या परिवर्ती चाल, जिसको हम लोग नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड के नाम से इसी को जानते हैं। अब देखिए हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्पीड में देखा कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए यह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी दो तरीके की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। इसको भी दो वर्गों में बांटते हैं। पहला है यानी कि जो आपका असमान चाल या परिवर्तित चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड जो होती है ये दो तरीके की होती है। एक को कहते हैं एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड या इसी को कहते हैं तात्क्षणिक चाल। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, तात्क्षणिक चाल। यानी कि दो प्रकार का। तो टोटल मिलाकर के 1, 2, 3 और 4, या इसी को हम कहेंगे कि टाइप्स ऑफ स्पीड को दो वर्गों में, कितने वर्गों में, दो भागों में। हम लोगों ने इसको कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, एक समान और असमान। असमान को कितने भागों में, दो भागों में, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले बारी बारी सबके डिफिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले जो है एक समान चाल क्या है, एक समान चाल किसे कहेंगे, तो जब कोई दो वस्तुएं या चाहे जब कोई वस्तु, कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि जब कोई वस्तुएं समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती हैं, यानी कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसी को उसकी चाल कहलाती है एक समान चाल। यदि दो लोगों को यहां से कह दिया जाए कि आप अपने घर से स्कूल जाओ और दोनों लोग समान समय में विद्यालय पहुंच जाते हैं और उनके द्वारा तय की गई भी दूरी क्या हो जाए, समान रहे, यानी कि समान दूरी होगी और समान समय में जाएंगे अर्थात उनकी चाल भी क्या होगी, समान होगी, तो उसको बोलेंगे एक समान चाल। तो एक समान चाल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक समान चाल में हम लोग लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय में चाहे समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, यानी कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल कहलाएगी एक समान चाल। और दूसरा जो है आपका असमान चाल या परिवर्तित चाल, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यानी कि असमान चाल या परिवर्तित चाल किसे कहते हैं, तो जब कोई वस्तु, अच्छा जब कोई दो वस्तुएं समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती हों, यानी कि पहली वस्तु 1 घंटे में 10 किलोमीटर और दूसरी वस्तु 1 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो हम क्या कहेंगे कि पहले की चाल अलग है और दूसरे की चाल अलग है, अतः उनकी चाल कहलाएगी असमान चाल। यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तुएं समान समय में असमान दूरी तय करें, क्या करें, यानी कि जब कोई वस्तुएं समान समय में असमान दूरियां तय करें तो उनकी चाल कहलाती है असमान चाल या परिवर्तित चाल। और इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है कि औसत चाल किसे कहेंगे और तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट करिए और उसके बाद मैं पढ़ाता हूं कि औसत चाल क्या है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप पहले इसको नोट करें, उसके बाद बताता हूं कि जो परिवर्तित चाल दो तरीके की होती है, जिसमें पहला है क्या, औसत चाल। पहले को क्या नाम देते हैं, औसत चाल, जिसको हम एवरेज, AVERAGE
एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के नाम से जानते हैं। अब देखिए एवरेज स्पीड किसे कहते हैं। तो एवरेज स्पीड जो है किसका है, यानी कि एवरेज स्पीड हम लोग परिवर्ती में पढ़ रहे हैं ना, परिवर्तित चाल, परिवर्तित चाल है। चूंकि परिवर्तित चाल दो तरीके की होती है, एक एवरेज स्पीड और दूसरा इंस्टेंटेनियस, यानी कि एक होता है औसत और दूसरा तात्क्षणिक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, औसत चाल को, यानी कि भिन्न भिन्न समयों में तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहेंगे। या परिवर्तित चाल से गतिमान, परिवर्तित चाल से गतिमान, परिवर्तित चाल से गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय, कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात ही औसत चाल है, औसत चाल कहलाता है। हम लोगों ने क्या देखा कि औसत चाल किसे कहते हैं, परिवर्तित चाल से गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अतः औसत चाल को हम लोग लिख सकते हैं कि औसत चाल बराबर कुल दूरी और बटे में कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टेकन टाइम, यानी कि कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। ध्यान दीजिए औसत चाल को v बार से दर्शाते हैं, या v एवरेज लिखते हैं, v के ऊपर बार लगा देंगे, v एवरेज हो जाएगा। और कुल दूरी को अलग अलग खंडों में रख करके और हम लोग हल करेंगे। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं। यदि हम मान लें कि माना कोई वस्तु, माना कोई वस्तु T1, अच्छा ऐसे लिख रहा हूं, S1 S2 S3 डॉट Sn दूरियों को T1 T2 T3 डॉट Tn समय में तय करें। हमने लिखा कि माना कोई वस्तु S1 S2 S3 और Sn दूरियों को, अलग अलग दूरियों को अलग अलग समय में तय करे और उनको तय करने में जो समय ले T1 T2 T3 T4 डॉट Tn समय ले। तो हम लोग यहीं से औसत चाल के लिए सूत्र बनाएंगे। औसत चाल को हमने कहा कि V एवरेज, या इसके ऊपर बार लगा देंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो V एवरेज इज इक्वल टू कुल दूरी कितनी है, S1 धन S2 धन S3 और धन S4, सॉरी या डॉट n तक है ना, n टर्म्स है तो Sn। ठीक है, और नीचे कुल समय के लिए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट Tn, ये सूत्र बनाया आपका। ठीक है, यहां पर एवरेज भी एवरेज लिख सकते हैं या ऐसे भी। ओके, तो ये चीज आप समझ रहे होंगे, यानी कि एवरेज स्पीड का एक यह फार्मूला बना, एक यह फार्मूला बना। ठीक है, यदि हम कह दें कि कुल दूरियों को दो बराबर खंडों में विभक्त कर दें, तो कुल दूरियों को अगर दो बराबर खंडों में विभक्त कर दें, तो उससे पहले थोड़ा सा और हम लोग एक चीज देख लें। यदि हम कह दें कि यदि T1 T2 T3 डाटा Tn समय में T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे करके Tn समय में वह जो चाल तय करे, जिस चाल से चले वह चाल क्या हो आपकी, यानी कि वह चाल V1 V2 V3 डॉट Vn, यानी कि T1 T2 T3 Tn समय में V1 V2 V3 डॉट Vn चाल से चले, यानी कि इस स्पीड से चले, इस इतने समय में, मतलब T1 समय में जो उसकी स्पीड रही हो वो V1 हो, T2 में V2, T3 में V3, T4 में V4 और डाटा Tn में Vn हो। तो यहाँ पर T1 T2 T3 Tn के जगह पर हम लोग चेंज करेंगे। हम लोग सूत्र जानते हैं कि चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय,
तो समय बराबर अगर निकालना होगा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर निकालेंगे तो समय बराबर हम लोगों का मिल जाएगा दूरी और बट्टे में चाल। ये हम लोगों को सूत्र मिलेगा। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे में चाल, तो पहले के लिए लिखेंगे तो T1 S1 V1, T2 बराबर H2 V2। तो ऐसे ही अगर हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि T1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 के जगह पर S1 बटे में V1, T2 के लिए S2 बटे में V2, T3 के लिए S3 बटे में V3। ऐसे हम लोग पुट कर सकते हैं इसमें। तो यही हम लोग का जो सूत्र बनेगा V बार बराबर S1 धन S2 धन S3 धन डॉट डॉट Sn और बटे में T1 T2 के जगह पर S1 बटे में V1 प्लस S2 बटे में V2 प्लस S3 बटे में V3 प्लस डॉट डॉट Sn बटे में Vn। ये हम लोगों का एक और सूत्र बन गया। मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको बता रहा हूं कि 3 सूत्र हम लोगों ने देख लिया। एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा 3 सूत्र, 3 फार्मूलों को हम लोगों ने डेरिवेट किया इसमें। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इस औसत चाल का एक फार्मूला है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में या ऐसे कॉम्पिटिटिव में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इनको पहले नोट करें। उसके बाद मैं बताता हूं कि जो चौथा इसका फार्मूला हम लोग बनाएंगे वो क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। सूत्र बनाया कि एवरेज स्पीड V बार बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट Sn और बटे में S1 बटे में V1 प्लस S2 बटे में V2 प्लस S3 बटे में V3 प्लस डॉट डॉट Sn बटे में Vn। ये एक हम लोगों ने अभी सूत्र बनाया। चलिए इसी सूत्र का प्रयोग करके जो एक इंपॉर्टेंट हम लोग सूत्र बनाएंगे। यदि मैं लिख दूं यहां पर कि यदि कुल दूरियां दो समान खंडों में विभक्त हो, यहां पर जो S1 H2 H3 H4 डॉट डॉट Sn जो जितनी भी दूरी अलग अलग तय की जा रही है वो उतना ना हो बल्कि 2 भागों में विभक्त हो और दोनों दूरियां आपस में क्या हो, बराबर हो। तो पहले 2 खंडों के लिए आप एक सूत्र बना लीजिए। तो 2 खंडों के लिए सूत्र बनाएंगे तो V बार बराबर S1 धन S2, क्योंकि 2 केवल दूरी हो, और यहां पर लिखेंगे S1 बटे में V1 प्लस S2 बटे में V2। इतना लिख सकते हैं। ठीक है, 2 खंडों के लिए 2 खंड में है। और यदि यहीं पर लिख दें कि S1 बराबर S2, माने S1 बराबर S2 को अगर हम लिख दें कि बराबर बराबर दूरी है तो इनको हम लिख दिए S। तो जब S लिख देंगे तो यही V बार बराबर क्या हो जाएगा, S धन S और बटे में S1 के जगह पर भी S और प्लस S2 के जगह पर भी S और यहाँ V1 के जगह पर V1 और यहाँ पर V2। अब देखिए इसी को हल करेंगे तो S और S कितना हो जाएगा, 2S, और इसमें से S को कॉमन कर देंगे तो 1/V1 और प्लस 1/V2 हो जाएगा। ठीक है, S से S कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो अब आपको क्या मिलेगा, अब देखिए इसको हल करेंगे तो 2 बटे में ये हो जाएगा V1 प्लस V2 और बटे में V1 और इंटू V2। तो आप जानते हैं कि पलटी मार देगा, चला जाएगा ऊपर, और जब ऊपर जाएगा तो यही हो जाएगा 2V1 V2 और बटे में V1 प्लस V2। ये किसका मान आ रहा है, V एवरेज। तो हम लोगों ने देखा ये औसत चाल का सूत्र है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो औसत चाल का सूत्र, यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा 2 बराबर दूरियों को भिन्न भिन्न चाल से तय किया जाए तो उसकी औसत चाल हो जाएगी 2V1 V2 बटे में V1 प्लस V2। लेकिन अगर किसी गतिमान वस्तु द्वारा अलग अलग दूरियों को अलग अलग चाल से चला जाए तो उसके लिए ये सूत्र अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल इस पर बता रहा हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। एक हम एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल है कि एक मोटर कार A से B तक, यानी कि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट A मान लें और यहाँ पर कोई पॉइंट क्या मान लें, B मान लें, और एक मोटर कार जो है यहाँ A से B तक जाता है, किस स्पीड से जाता है, 40 के, यानी कि V1 बराबर कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर्स, और यहाँ से पुनः वापस लौट जाता है किस स्पीड से, इधर की तरफ
यानी कि v2 बराबर किस स्पीड से, तो 60 किलोमीटर पर हावर, यानी कि यहाँ पर 60 दिया हुआ है। कह रहा है कि संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही होगी। तो दूरी समान है, तो अब यहाँ पर जो सूत्र बनेगा v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 बटे में v1 और प्लस v2। 2 v1 के जगह पर 40 और v2 के जगह पर 60 और बटे में v1 के जगह पर 40 और धन v2 के जगह पर 60। हल कर देंगे तो 6 चौक के 24 और 24 में 2 से गुणा कर देंगे तो 24 गुणा के 48, 2 जीरो ऊपर हो जाएगा और नीचे देखिए इसका किलोमीटर पर आवर से इसकी यूनिट होगी, क्योंकि हम किलोमीटर में ही इसको हल कर रहे हैं। 40 और धन 60 को जोड़ देंगे तो 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि उसकी औसत चाल कितनी हो गई 48 किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन कुछ लोग इसी क्वेश्चन को ऐसे बना देंगे कि कह रहा है कि 40 से जा रहा है 60 से वापस आ रहा है, तो दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे दिए, कहेंगे कि यही औसत होता है, उसका माध्य निकाल देंगे तो 40 और 60 कितना हो जाएगा 100 बटे में 2 बराबर कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें यह भी विकल्प दिया होगा, लेकिन ये विकल्प क्या है गलत है और आपका आंसर यही सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लें। उसके बाद अब हम सीधे चलते हैं, एक जो चौथा पॉइंट इसका बच गया था, या परिवर्तित चाल का जो दूसरा पॉइंट था कि अलग प्रकार की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, यानी कि हम उसको कहते हैं तात्क्षणिक चाल। तो आइए तात्क्षणिक चाल को देखते हैं। जो दूसरा ये है, यानी कि परिवर्तित चाल दो तरीके की, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। अब तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि परिवर्ती चाल से गतिमान वस्तु का किसी क्षण विशेष पर चाल, उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। इसका मापन किससे किया जाता है, स्पीडोमीटर। किससे किया जाता है इसका मापन, स्पीडोमीटर से किया जाता है। ठीक है, यानी कि परिवर्तित चाल से गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष पर चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। यानी कोई भी गतिमान वस्तु जब चल रही है तो किसी बिंदु पर बहुत कम समय में उसकी जो स्पीड को मेजर करेंगे तो वहां का जो वैल्यू देता है, इंडिकेट करता है, वही उसकी तात्क्षणिक चाल। जो स्पीडोमीटर आई मीन जो मोटर कार, मोटर गाड़ियां, बस, जो मोटरसाइकिल, ये सब जो होती है, जो उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है 10, 20, 30, 40, 50 जो कांटा बताता है कि इतने की स्पीड पे चले, वही स्पीडोमीटर है। तो अब देखिए हम लोगों ने स्पीडोमीटर देख लिया। अब देखिए अगर हम मान लें कि माना कण अच्छा है वस्तु अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी समय में अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी समय में, और डेल्टा टी को लिख सकते हैं यानी कि डेल्टा टी टेंड टू 0, यानी कि इसका मान लगभग 0 के बराबर, एब्सोल्यूट 0 नहीं बल्कि उसके, यानी कि इस कहने का मतलब ये कि ये जो डेल्टा टी है बहुत कम, यानी कि लगभग 0 के बराबर, डेल्टा टी टेंड टू 0। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं समांतराल इतने में डेल्टा एस दूरी तय करेगी। जब तय करेगी तो इसी को लिख सकते हैं कि तात्क्षणिक चाल v बराबर इसी को लिख देंगे लिमिट डेल टी टेंड टू 0, और इसी को हम लोग लिख देंगे डेल्टा एस और बटे में डेल टी। जब इसी को हल करेंगे, इस पूरे को हल करेंगे, तो जब लिमिट को हटा देंगे तो यही हो जाएगा डी एस और बटे में डी टी, यानी यही जो आपका है तात्क्षणिक चाल के लिए सूत्र बना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। आप इसे नोट करें, उसके बाद हम लोग चलते हैं अब वेलोसिटी पे। इसको नोट कर लिए होंगे। थोड़ा सा इसमें और एक चीज बता दें, कुछ विद्यार्थियों को ये कंफ्यूजन हो रहेगी होगी कि इसको हल करने पर ये कैसे आ गया।
तो बच्चों आप जैसे जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे आगे चलोगे तो उसमें अवकलन और समाकलन पढ़ोगे तो देखिए लिमिट डेल टी टेंड टू जीरो और डेल एस अपॉन डेल टी को अगर हम लोग हल करेंगे, इसका अवकलज निकालेंगे, अवकलन करेंगे तो ये इतनी वैल्यू देगा। तो हम कह सकते हैं कि डी एस अपॉन डी टी जो है इस पूरे का अवकलज गुणांक है या अवकलज मान है। ठीक है, तो आप इसको बस ऐसे समझिए। कहने का मतलब ये है कि अगर इसका मान बहुत छोटा रखेंगे तो ये बदल करके और इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया है। आगे आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है कि वेलोसिटी क्या, ठीक है, यानी कि अब हम लोगों को पढ़ना है वेलोसिटी यानी वेग, वेग किसे कहते हैं, ठीक है, यही हम लोगों को पढ़ना है। तो वेग की परिभाषा क्या होगी? चाल की परिभाषा हम लोगों ने देखा कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में या निश्चित समय में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। ठीक वही परिभाषा इसमें भी कहेंगे, जहां दूरी होगी वहां क्या बोलेंगे? विस्थापन। हम लोग कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक या निश्चित कह सकते हैं, ठीक ना, एकांक कहें चाहे निश्चित, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही उसका वेग कहलाता है, और वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। चाल बराबर हम लोग सूत्र निकाले थे कि चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन वेग बराबर विस्थापन बटा समय, क्योंकि वेग क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटीज है, क्योंकि विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटीज। सो हम लोग स्टडी करेंगे कि वेग किस प्रकार की क्वांटिटीज है। तो यह एक स्केलर क्वांटिटी, सॉरी यह एक वेक्टर क्वांटिटीज है। अदरवाइज जो स्पीड है वह एक स्केलर क्वांटिटीज है, क्योंकि उसमें जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटीज। सो हम लोगों को उसकी वैल्यू स्केलर मिलेगी, लेकिन यह क्या है? सदिश है। अब देखिए इसका अगर मात्रक निकालेंगे तो विस्थापन बटा समय में विस्थापन को भी हम लोग मेजर करते हैं किससे? मीटर से, और समय को मेजर करते हैं सेकंड से। तो मीटर पर सेकंड, इसके अगर डायमेंशन निकालेंगे तो ये डायमेंशन हो जाएगी LT-1। ये चीज आप जानते हैं निकालना, ठीक है। तो हम लोगों ने वेग देख लिया और चाल भी देख लिया। तो वेग में हम लोगों ने देखा कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया कुल विस्थापन वेग है, जबकि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया कुल दूरी ही उसका चाल कहलाता है। अब देखें, जैसे हम लोगों ने चाल में पढ़ा कि चाल भी दो तरीके की होती है, एक समान चाल और असमान चाल। उसी तरीके से आपका जो वेलोसिटी होगी, यह वेलोसिटी भी आपकी कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होगा एक समान वेग, और दूसरा होगा जहां चाल होगा वहां वेग लिखेंगे, जहां दूरी होगा वहां विस्थापन लिखेंगे। तो एक समान वेग और दूसरा लिखेंगे असमान वेग, या इसी को कहेंगे परिवर्ती वेग। इसको कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसी को कहेंगे हम लोग कि परिवर्तित है, या इसी को असमान वेग या परिवर्तित वेग। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो परिवर्तित वेग या असमान वेग है यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और उसके बाद से वेरिएबल वेलोसिटी जो होती है यह भी कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होता है औसत वेग और दूसरा होता है तात्क्षणिक वेग। तो औसत वेग और दूसरा होता है तात्क्षणिक वेग। तो औसत वेग के लिए जो हम लोगों ने औसत चाल का फार्मूला पढ़ा था, सेम चीज वही होगा, लेकिन जो इसमें हम लोग निकाले थे कि v बार बराबर, तो इस बार से पहले हम लोग बार लगाएंगे, इसके साथ वेक्टर भी लगा देंगे, ठीक ना। वेक्टर लगा देंगे तो सदिश हो जाएगा, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं S1 प्लस S2। अब यह दूरी नहीं है बल्कि क्या है? विस्थापन बटे में T1 और प्लस T2। ऐसे भी सूत्र बन जाएगा। या
v बार इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो ये एवरेज हो जाएगा, एवरेज। और एवरेज निकाल रहे थे तो ये निकला था हम लोगों का क्या, एक सूत्र 2v1 इसके ऊपर भी वेक्टर रहेगा और इंटू v2 इसके ऊपर भी वेक्टर और v1 प्लस v2 इसके ऊपर भी वेक्टर। क्योंकि अगर वेक्टर लगा देंगे तो यह वेग को दर्शाएगा, औसत वेग को, और अगर वेक्टर नहीं लगाएंगे तो क्या दर्शाएगा, चाल को दर्शाएगा, औसत चाल को दर्शाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी, क्योंकि जो चीज आप चाल में पढ़े हैं वही चीज आपको वेग में भी पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वेग समझ में आया होगा। यदि वेग समझ में आया है, इसके डिफिनीशन को बना सकते हैं, आप इसको कर ले रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक पॉइंट अभी इसमें छूट रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग में अंतर क्या है। तो कुछ मेजर इसके डिफरेंसेस हैं, अगर हम चाहेंगे तो इसको समझ भी सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अगर एक तरफ अगर लिख दिया यहाँ पर चाल और दूसरे तरफ अगर हम लिख दें वेग, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बस समझ लीजिए, सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूं। चाल में पहला लिखेंगे कि यह क्या है, अदिश राशि है, इसमें लिखेंगे यह एक सदिश राशि। चाल में और लिखेंगे कि चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, इसका लिखेंगे कि वेग विस्थापन बटा समय। उसके बाद से लिखेंगे कि एकांक समय में तय किया गया कुल दूरी ही चाल है, इसमें लिखेंगे एकांक समय में तय की गई कुल विस्थापन ही वेग है। इसमें लिखेंगे यह क्यों धनात्मक होता है, और वेग में लिखेंगे कि यह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। तो ऐसे करके कुछ इसके मेजर डिफरेंसेस हैं जिसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, त्वरण क्या है, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण क्या है और उनका डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो आप बने रहे एमएसटीएम एजुकेशन के साथ। अगले वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे कि व्हाट इज एक्सेलरेशन क्या है। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें, यानी कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और नोट्स बनाते रहें। कोई भी समस्या हो तो निश्चित आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना सुझाव जरूर दें। कुछ बच्चों की कंप्लेन है कि वीडियो क्लियर नहीं हो रही है, तो आप अपने वीडियो के सेटिंग में जाकर के उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और बढ़ा करके आप वहां से स्पष्ट देख सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप बने रहे एमएसटीएम एजुकेशन के साथ। पुनः हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सुप्रभात। पुनः आप सभी का एक बार